कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जो काम नहीं कर सकती, उनकी सूची छोटी होती जा रही है। हाल ही में एक लोकप्रिय एआई कंपनी के शीर्ष प्रमुख के हवाले से एक हेडलाइन ने हमारा ध्यान इस ओर खींचा। ये एक ऐसा सवाल है जिसने 2022 में चैट जीपीटी के हमारे जीवन में आने के बाद से हम में से अधिकांश लोगों को परेशान करते रहा है। क्या होगा अगर एआई हमारी सारी नौकरियां छीन ले? क्या होगा अगर हमारी कंपनियां इंसानों को काम पर रखने के बजाय एआई टूल्स को प्राथमिकता दें? क्या इससे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? क्या आम लोग पीछे छूट जाएंगे? नमस्कार, द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं भरत। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बड़े पैमाने पर और तेजी से किया जाने वाला ऑटोमेशन वास्तव में विरोधाभास पैदा करता है। व्यक्तिगत कंपनियां आक्रामक रूप से ऑटोमेशन करेंगी, और जब हम ऑटोमेशन कहते हैं तो हमारे कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग से है। जब व्यक्तिगत कंपनियां तेजी से ऑटोमेशन करती हैं और इसे जितना संभव हो उतना अधिक और जितनी जल्दी हो सके उसे लागू करती हैं, तो ऐसा लागत में कटौती करने के लिए किया जाता है, और इससे ऐसी कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी होगी। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि समय के साथ समाज के पास परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, क्योंकि श्रमिक अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अमीर या पूंजी मालिकों की तुलना में दैनिक जरूरतों पर खर्च करते हैं। बड़े पैमाने पर नौकरियों के जाने का असल मतलब ये होगा कि उपभोक्ता मांग में गिरावट आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर ब्रेट हेमिंगवे फॉक और उनके सहलेखक ने हाल ही में जारी एक शोध पत्र में इस सिद्धांत को सामने रखने के लिए गणित और अंकगणित के संयोजन का उपयोग किया है। एक प्रतिस्पर्धी बाजार में जब कोई कंपनी किसी मानव कर्मचारी की जगह एक एआई एजेंट को लाती है, तो उसे तुरंत लागत में 100 फील्गी की बचत होती है, जबकि उपभोक्ता मांग में कमी के कारण उसे राजस्व में नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही भुगतान करना पड़ता है। कुल मिलाकर ये कंपनी गिरती हुई खपत के आर्थिक नुकसान को बाकी उद्योग पर डाल देती है। अधिकांश कंपनियां अपने प्रतिद्वंदियों से पिछड़ने से बचने के लिए आक्रामक रूप से ऑटोमेशन करती हैं। एक मोनोपोली वाली कंपनी या कंपनियों का समूह वास्तव में अपने बाजार को बचाने के लिए ऑटोमेशन को कम करेगा। लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जिसे लेखक ओवर ऑटोमेशन वेज कहते हैं, जो दीर्घकालिक मुनाफे और श्रम कल्याण को बदतर बना देती है। इससे अगला सवाल पैदा होता है, क्या नौकरियों के नुकसान को रोकने में यह कारगर नहीं होगा? मजदूरी में कटौती। एआई से मुकाबला करने के लिए इंसानों की मजदूरी में कटौती करना केवल उपभोक्ता की क्रय शक्ति के पतन को और तेज करता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई ये एक सुरक्षा जाल है, लेकिन ये घटना घटने के बाद ही काम आता है, क्योंकि ये कंपनी की आंतरिक बचत को नहीं बदलता है। एआई अभी भी सस्ता विकल्प बना रहता है, और जैसे जैसे एआई अधिक इंसानों की जगह लेता है, इससे समग्र मांग में गिरावट आती है, जिससे कॉरपोरेट टैक्स का आधार सिकुड़ जाता है। सरकारों को इस यूबीआई को फंड करने के लिए भी एक बड़े कॉरपोरेट टैक्स आधार की आवश्यकता होती है। कॉरपोरेट टैक्स और वर्कर इक्विटी। कॉरपोरेट मुनाफे पर टैक्स लगाना या कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शंस देना विफल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एआई का कब्जा बढ़ता है, उद्योग का राजस्व और मुनाफा अंततः समाप्त हो जाता है। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि इसमें मददगार क्या हो सकता है। सरकारी नीति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनियां उस व्यापक आर्थिक नुकसान की भरपाई खुद करें जो वे इंसानों को एआई एजेंटों से बदलकर समाज पर डालती हैं, और ये उसी समय किया जाना चाहिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह बाद में नहीं। लेखक द्वय सलाह देते हैं कि ऑटोमेशन वाले काम पर लगाया जाने वाला पिगोवियन टैक्स इसमें मददगार हो सकता है। उनका तर्क है कि ऐसा टैक्स न केवल इंसान के बजाय एआई एजेंट का उपयोग करने की लागत को कृत्रिम रूप से बढ़ा देगा, बल्कि अगर ये सफल रहा तो ये सार्वजनिक आर्थिक स्वास्थ्य की स्थिरता में योगदान दे सकता है। ये टैक्स तकनीकी प्रगति को नहीं रोकता है, इसके बजाय ये उपभोक्ता मांग की कीमत पर विशुद्ध रूप से लागत में कटौती के लिए किए जाने वाले ऑटोमेशन को समाप्त करता है। बेशक कोई भी ऐसा इनोवेशन जहां लाभ इतने अधिक हों कि वे एक मानव उपभोक्ता को खोने की सामाजिक लागत से अधिक हों, तो वो जारी रहेगा, क्योंकि पिगोवियन टैक्स अभी भी ऐसे नवाचार के व्यावसायिक लाभ से कम होगा। अब ये हमें अगले सवाल पर लाता है,
क्या अतीत में पिगोवियन टैक्स वास्तव में सफल रहा है? यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 1991 का स्वीडन का कार्बन टैक्स। 100 वर्ष के बाद से स्वीडन की अर्थव्यवस्था में 80% की वृद्धि हुई है, जबकि इसके उत्सर्जन में 27% की गिरावट आई है। इसने ये साबित करने में मदद की है कि कंपनियों को सामाजिक प्रभाव की लागत वहन करने के लिए मजबूर करने से प्रगति नहीं रुकती है। इस मामले में इसने उन्हें क्लीनर इनोवेशन करने के लिए प्रेरित किया। सिगरेट और तंबाकू पर सिन टैक्स। हम सभी इससे परिचित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के अनुसार टैक्स के माध्यम से तंबाकू की कीमतों में 10% की वृद्धि से उच्च आय वाले देशों में तंबाकू की खपत में लगभग 4% और अन्य देशों में 5% तक की कमी आती है। ये इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर तनाव को कम करता है और राजस्व भी बढ़ाता है। शहरी भीड़भाड़ शुल्क, अर्बन कंजेशन प्राइसिंग। जब बहुत सारे लोग पीक आवर्स के दौरान शहर के केंद्र या जिसे अधिकारी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं में जाना चाहते हैं, तो ये कई मुश्किलें पैदा करता है। इसके परिणाम स्वरूप भारी ट्रैफिक जाम होता है, हर किसी का समय बर्बाद होता है, उस स्थानीय क्षेत्र में प्रदूषण भी होता है, आदि इत्यादि। लंदन ने कंजेशन प्राइसिंग मॉडल को अपनाया, जिसका सिंगापुर द्वारा पालन किया गया था। लंदन ने इसे 2003 में अपनाया और व्यस्त घंटों में केंद्रीय शहर क्षेत्र में प्रवेश के लिए ड्राइवरों से भारी शुल्क लेकर लंदन ने तुरंत भीड़भाड़ के साथ साथ देरी को कम करने में मदद की। कुछ अनुमानों के अनुसार भीड़भाड़ में 15% और देरी में 30% की कमी आई। भारी जुर्माना लगाकर इसने ड्राइवरों को सोचने पर मजबूर किया। या तो उन्होंने अपने आने जाने का समय बदल दिया, कम व्यस्त घंटों में यात्रा की जब ट्रैफिक कम था, या लोग वास्तव में सार्वजनिक परिवहन की ओर बढ़ गए। इस जुर्माने या शुल्क से उत्पन्न अतिरिक्त आय का उपयोग तुरंत लंदन के बस और भूमिगत मेट्रो नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। ये हमें जानकारी के उस छोटे टुकड़े पर लाता है जो हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं। और इस बार यहाँ आपके लिए एक संक्षिप्त जानकारी है। क्या आप जानते हैं कि पिगोवियन टैक्स का नाम ब्रिटिश अर्थशास्त्री आर्थर सेसिल पीगो के नाम पर रखा गया था? अब सवाल यह है कि इस अर्थशास्त्री पीगो ने किस बात की वकालत की थी? इसका उत्तर अगले सप्ताह जरूर देखिए। यह बहुत दिलचस्प है। और यदि आप कोई संकेत चाहते हैं तो इसका संबंध एक्सटर्नैलिटीज, सकारात्मक और नकारात्मक से है। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर सवाल था, भारत का गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 कब निरस्त किया गया था? उत्तर यह है कि इसे 1990 में निरस्त किया गया था। यदि आपको इस एपिसोड में जो कुछ भी आपने देखा वो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सप्ताह फिर मिलने तक आपका समय शुभ हो।